आशा होगी कि आपने सेल वॉल पूरा कवर कर लिया होगा। अब हम चलते हैं सेल मेम्ब्रेन की तरफ, ठीक है। इसमें हम पूरा पढ़ेंगे, थोड़ा वीडियो लेंदी है, ठीक है। हो सकता है कि आप थोड़ा बोर हो जाएं, तो आराम से पानी वानी पीजिए, वापस आओ और फिर वीडियो देखो, है ना। पेन कॉपी लेके बैठो, आराम से समझो। बहुत कुछ इसमें हमने डिस्कस किया है। मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा कोई मैटर सेल मेम्ब्रेन में अभी तक कवर कर पाया होगा, और हमने जितना हमारी कोशिश होती है सारा हमने इसमें कवर किया है अच्छे तरह से। तो अच्छे से पैशन से पेन कॉपी लेके बैठे और इसके बारे में हम पढ़ाई करते हैं। तो इसमें हमने सेल मेम्ब्रेन में बेसिकली सेल मेम्ब्रेन क्या है, इससे कैसे डिस्कवरी हुई, कौन कौन से इसमें मॉडल आए, जैसे कि आपका गार्डनर ने मॉडल दिया था, है ना। उसके बाद फिर आपका सैंडविच मॉडल आया, फिर यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल आया, फिर जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था सिंगर निकोलसन सा, उसका किया। और उसके बाद क्या क्या उसमें मॉडिफिकेशंस हुए, नई नई उसमें इंफॉर्मेशन आई, तो वो सारा उसका मॉडर्न सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हम मॉडल डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम डिफरेंस पता करेंगे कि बैक्टीरियल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और आर्कीबैक्टीरियल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें क्या डिफरेंस है, और आपका जो और पूरी उसके बाद हम बात करेंगे आपके कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या क्या कंपोजिशन है ना, लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। तो उसकी एक एक छोटी छोटी सी बात हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि आपका उसमें कौन कौन से किस किस अगर मान लो कि आपका जो लिपिड बाइलेयर होती है, तो लिपिड बाइलेयर को अगर पानी में रख दें तो किस किस तरह की लिपिड मतलब स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकता है, जैसे मिसेल है, लिपोसोम है ना, और बाइलेयर शीट है, तो वो फॉर्म हो सकती हैं। तो वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था उसमें दो चीज़ की फीचर थे, जैसे कि उसकी मोज़ेक टाइप के जो प्रोटीन्स उसमें एम्बेडेड थे मेम्ब्रेन में, वो इसका एक की फीचर था। दूसरा था कि उसकी फ्लूइडिटी, मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, ठीक है। और तो उसका हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम उसकी असिमेट्री ऑफ जो मेम्ब्रेन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि मेम्ब्रेन सिमेट्रिक नहीं है, असिमेट्रिक है, तो उसका पूरा हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद बहुत सारे मेम्ब्रेन क्या काम करती हैं कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती हैं, बाहर और अंदर से मॉलिक्यूल्स आते रहते हैं, तो काफ़ी सेलेक्टिव मेम्ब्रेन है। तो उसमें क्या क्या कौन कौन से प्रोटीन काम करते हैं, जैसे फिलिपेज है, फिलिपोज है, स्क्रैम्बलेज है, तो उनका क्या फंक्शन है, कैसे रोल करते हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद आपका जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होता है तो वो किस तरह से फ्लूइड करता है, इधर उधर रोटेशनल लेटरल मूवमेंट जो होता है वो हम उनके बारे में पता करेंगे। उसके बाद फ्लूइडिटी किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर, कोलेस्ट्रॉल, है ना, और आपका जो लेंथ ऑफ पॉलीसेकेराइड है उन पे हैं, तो उनकी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अच्छे से पैशन से उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि मेम्ब्रेन प्रोटीन क्या होती है, उनको कैसे, अगर मेम्ब्रेन प्रोटीन में भी बहुत सारे होते हैं कि पेरीफेरियल प्रोटीन है, इंटीग्रल प्रोटीन है, तो उनको अगर एक्सट्रैक्ट करना है किसी एक्सपेरिमेंट के लिए तो उनको कैसे आप आइसोलेट कर सकते हो, इनके बारे में स्टडी करेंगे। तो आराम से पैशन से इसको देखें। मुझे आशा है कि आफ्टर ये वीडियो देखने के बाद आप पूरे कॉन्फिडेंटली कोई से भी एग्ज़ाम का कोई सा भी क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलें सेल मेम्ब्रेन शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, हम आज पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन जो बेसिकली होती हैं कि किसी भी काम को करने के लिए आउटर डिस्टर्बेंस जो होता है, जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट का जो डिस्टर्बेंस होता है उससे अपन को सेपरेट रहना पड़ता है। कोई भी काम को अगर अंजाम देना है तो अपन को थोड़ा सा सेपरेट रह के ही काम को अंजाम देना होता है। तो एक कंपार्टमेंट चाहिए अपन को। तो सेल मेम्ब्रेन क्या करती हैं, एक बाउंड्री क्रिएट करती हैं सराउंडिंग एनवायरनमेंट से सेपरेट रखने के लिए। इसलिए बायोलॉजिकल सिस्टम में सेल मेम्ब्रेन का यही रोल है। तो देखते हैं सेल मेम्ब्रेन क्या करती हैं। सेल मेम्ब्रेन सेपरेट द इंटीरियर ऑफ द सेल फ्रॉम आउटसाइड। जो आउटसाइड का जो इन्वायरमेंट है, सराउंडिंग जो इन्वायरमेंट है, उससे ये सेल वॉल को इंटीरियरी अंदर से घेरती हैं, सेपरेट करती हैं, बाहर और अंदर को एक बाउंड्री बना देती हैं बीच में, ठीक है। ये इसका बहुत बड़ा फंक्शन है, बाउंड्री बनाना। तो इससे क्या होता है कि अब
ये सेपरेट अपना फंक्शन कर सकती हैं। इसके अंदर जो सेल के अंदर जितने भी जो भी है वो अपना फंक्शन अपने आप कर सकते हैं और उसका बाहर के एनवायरनमेंट से डिस्टर्बेंस बहुत कम होगा, क्योंकि एक बैरियर बन गया है सेल मेम्ब्रेन की वजह से। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती हैं? अब बात करते हैं, ये लिपिड बाइलेयर होती हैं। ये लिपिड बाइलेयर होती हैं, इसमें प्रोटीन भी होता है प्लस कार्बोहाइड्रेट भी होता है। ठीक है, यहाँ मैं भूल गया हूँ कार्बोहाइड्रेट लिखना, तो प्लस करके आप कार्बोहाइड्रेट भी लिख सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड के फॉर्म में होता है। आपका ग्लाइकोलिपिड और किस किस फॉर्म में होता है? ग्लाइकोलिपिड और आपका ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्म में होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, बाकी आगे पढ़ेंगे। फंक्शन की बात करें सेल मेम्ब्रेन के, तो ये एक सेलेक्टिव डिफरेंशियल परमेबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन एक्ट एज है सेलेक्टिव, मतलब किसको अंदर जाने देगी किसको नहीं जाने देगी बाहर, वो सारा ये सेलेक्ट करती हैं। ठीक है, डिफरेंशियल है, मतलब डिफरेंशिएट कर सकती है कि जैसे कि डी एमिनो एसिड को अंदर जाने देगी या एल एमिनो एसिड को जाने देगी, ये इतना पता कर लेती हैं। ठीक है, इसमें इतनी मतलब पहचान है कि ये डिफरेंशिएट कर सकती हैं कि किसको अंदर जाना है, किस आइसोफॉर्म को अंदर जाना है। स्टीरियोकेमिस्ट्री तक को मतलब मॉलिक्यूल्स को भी ये डिफरेंशिएट कर सकती हैं, इसलिए ये डिफरेंशियल है। और इस पे चार्ज भी होता है, सेल मेम्ब्रेन पे चार्ज भी है, इसलिए ये इलेक्ट्रिकली एक्टिव भी होती हैं, है ना। और परमेबल है, वैसे सेमी परमेबल इसको बोलते हैं। ठीक है, परमेबल है मतलब इसमें आप अंदर बाहर कोई भी मॉलिक्यूल्स आराम से आ जा सकता है, लेकिन कुछ बैरियर हैं उन्हीं को, तो बड़ी सेलेक्टिव है और ये सेमी परमेबल है और डिफरेंशियल है। इट्स रेगुलेट द मोलिकुलर ट्रैफिक। ठीक है, मोलिकुलर ट्रैफिक जो है उसको कंट्रोल करती है। ठीक है, रेगुलेट करती है अक्रॉस द बाउंड्री। जो मॉलिक्यूल्स जितने भी अंदर सेल्स में बन रहे हैं या बाहर से अंदर आ रहे हैं, उन सबको ये ट्रैफिक को मैनेजमेंट करती है ना। किसको अंदर जाना है, कब जाना है, कितना जाना है, सारा ये ट्रैफिक को कंट्रोल करती है। इसलिए मॉलिक्यूलर ट्रैफिक अक्रॉस द बाउंड्री ये रेगुलेट करती है। ठीक है, रेगुलेट द मॉलिक्यूलर ट्रैफिक अक्रॉस द बाउंड्री। ETC साइकिल जो होती है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होती है ऑफ रेस्पिरेशन, है ना, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, ATP प्रोडक्शन, ये सारी एक्टिविटीज़ किस में होती है? ये फंक्शन भी सेल मेम्ब्रेन का है। ठीक है, ETC साइकिल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया की, वो आपके है ना इनर माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, और उसके बाद फोटोसिंथेसिस की बात करें तो वो भी आपका मेम्ब्रेन में जो आपका क्लोरोप्लास्ट की जो मेम्ब्रेन होती है वहाँ होती है। ठीक है, थैलेकोइड की। उसके बाद ATP प्रोडक्शन है, वो भी मेम्ब्रेन में होता है, इनर मेम्ब्रेन बैक्टीरियल मेम्ब्रेन में होता है ATP प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये इनके फंक्शन हैं सेल मेम्ब्रेन के। बात करें, एक नोट दे रखा है यहाँ पे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ यूकैरियोटिक सेल, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें स्टेरोल पाया जाता है। वो स्टेरोल जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है, जबकि बैक्टीरियल की बात करें, बैक्टीरिया में कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता है, स्टेरोल नहीं पाया जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, डू नॉट हैव स्टेरॉइड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में स्टेरोल होता है जो इसकी फ्लूइडिटी को रेगुलेट करता है। ठीक है, स्टेरोल हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, तो फ्लूइडिटी को ये मेंटेन रखता है प्लाज्मा, इसलिए माइकोप्लाज्मा विदाउट ये स्टेरॉइड के ग्रोथ नहीं कर पाता है, क्योंकि इसको स्टेरॉइड की ज़रूरत होती है, फ्लूइडिटी इसको रेगुलेट करनी होती है। बाकी सभी प्रोकैरियोटिक में स्टेरॉइड की कोई ज़रूरत नहीं होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में तो एब्सेंट होते हैं। अब यहाँ पे एक डिफरेंस पता कर लेते हैं बिटवीन यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि बाकी यू बैक्टीरियल और यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। एक अंतर जो मैंने बता दिया आपका कोलेस्ट्रॉल का, वो होता है बस, लेकिन यहाँ पे कुछ अंतर है, इसलिए दोनों की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हम एक देख लेते हैं क्या अंतर है। कि पहला यू बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर बात करें तो इसमें फॉस्फोलिपिड और फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड,
ठीक है। इसमें गिल्सरॉल्डिहाइड का बना होता है, इन विच स्ट्रेट चेन ऑफ फैटी एसिड आर एस्टर लिंक। इसमें एस्टर लिंक इस तरह का O और दोनों तरफ एल्किल ग्रुप होता है और O बीच में होता है, तो ये एस्टर लिंक से गिल्सरॉल से बाइंड होता है। तो आपकी जो चेन है फैटी एसिड की आर एस्टर लिंक टू गिल्सरॉल, तो गिल्सरॉल से ये आपका गिल्सरॉल है। देख सकते हो कि ये 3 कार्बन का आपका गिल्सरॉल है जो अटैच है तीनों से। यहाँ से आपका ये O है और ये इधर फिर एल्किल ग्रुप आ गया, तो ये आपका एस्टर लिंक है, इसको बोलेंगे आपका एस्टर लिंक। तो इस एस्टर लिंक से ये बॉन्ड होती है और ये 2 फैटी एसिड चेंज है और ये किस में फॉस्फेट होता है, ठीक है। और ये फिर एल्किल ग्रुप आ गया। तो इसमें एक्चुअली में इस तरह का एक सीक्वेंस होता है, गिल्सरॉल, एस्टर और लिपिड, यानी कि गिल्सरॉल और लिपिड जो बंधे होते हैं वो बीच में एस्टर बॉन्ड से बंधे होते हैं। आर्कीबैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये होता है कि लिपिड आर पॉली आइसोप्रेनॉइड, है ना, आइसोप्रेनॉइड का बना होता है लिपिड, जबकि इसमें आपका फॉस्फोगिल्सरॉल्डिहाइड का होता है। तो लिपिड आर पॉली आइसोप्रेनाइड, है ना, फ्रीनाइड प्रेनॉइड ब्रांच्ड चेंज लिपिड, ब्रांच चेंज लिपिड होते हैं, ठीक है, इन विच लॉन्ग चेन ब्रांच्ड एल्कोहल फाइटोल फाइटेनॉल, ठीक है, फाइटेनॉल आर ईथर लिंक टू गिल्सरॉल। इसमें एस्टर लिंक पाया जाता है, ठीक है, सॉरी ईथर लिंक पाया जाता है। ईथर लिंक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एस्टर बॉन्ड के रेस्पेक्ट में, ठीक है। ये हीट सेंसिटिव नहीं होता है, काफ़ी रेजिस्टेंट है, हीट में ये आपका ब्रेक नहीं होगा, इसलिए गिल्सरॉल और लिपिड जो फाइटोल के बीच में है ना, फाइटोल भी इसमें, क्योंकि लिपिड भी इसमें फाइटोनॉल पाया जाता है, ठीक है, फाइटोनॉल पाया जाता है, गिल्सरॉल और फाइटोनॉल के बीच में ईथर लिंक होता है। ये देख सकते हो स्ट्रक्चर, ये आपका गिल्सरॉल है, ठीक है, ये आपका फाइटेनॉल है और इसके बीच में ईथर लिंक है, ठीक है। फाइटेनॉल जो होता है C20 होता है और ये भी C20, और ये बीच में आपस में लिंक्ड भी होते हैं, ठीक है। तो ये एक चेंज बन गया इस तरह से एक चेंज फॉर्म करता है जो C40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक साइक्लिंग चेन बनती है जो आपकी क्या C40 हो जाएगा। इस C40 को बोलते हैं, डाई फाइटेनाइल आइसोप्रेनाइल फ्रेनॉइड, ठीक है। इस C40 को बोलते हैं डाई फाइटेनॉइल आइसोप्रेनॉइड डाई एस्टर लिपिड, ठीक है। आप यहाँ देख रहे होंगे कि इसमें इसकी स्ट्रक्चर में हम गिल्सरॉल एस्टर लिपिड था, इसमें गिल्सरॉल ईथर लिपिड है, तो ईथर इसमें बॉन्ड होता है गिल्सरॉल और लिपिड के बीच में, जबकि इसमें यहाँ लिपिड भी चेंज है, ठीक है, आर्कीबैक्टीरिया में। तो यहाँ ये साइक्लिंग चेन जो ये C40 बना है, ये क्या है, मोर स्टेबल है हीट के रेस्पेक्ट में, है ना, हीट रेजिस्टेंट है, तो ये C40 जो है ये काफ़ी स्टेबल है, इसलिए ये एक्सट्रीम कंडीशन में आर्कीबैक्टीरिया सर्वाइव कर सकता है। यहाँ एक नोट दे रखा है, सेल मेम्ब्रेन ऑफ आर्किया इज डाई फाइटेनाइल गिल्सरॉल डाईएस्टर लिपिड, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये इतना बड़ा नाम है, ये थोड़ा सा ही लिख लेना, काफ़ी अच्छा है। डाई फाइटेनाइल गिल्सरॉल डाईएस्टर लिपिड, वह आइसोप्रेनॉइड हाइड्रोकार्बन चेंज इम्पार्ट स्टेबिलिटी टू परऑक्सीडेशन डिग्रेडेशन, जो परऑक्सीडेशन डिग्रेडेशन होता है सेल में उससे बचाती हैं, ठीक है। आइसोप्रेनॉइड जो है हाइड्रोकार्बन चेंज है तो इससे बचती हैं परऑक्सीडेशन से। और ईथर बॉन्ड जो है वो रेजिस्टेंट टू हाइड्रोलाइसिस ओवर अ वाइड रेंज ऑफ पीएच, तो वाइड रेंज ऑफ पीएच पे ये हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकते हैं, इसलिए ईथर बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं और हीट सेंसिटिव नहीं होते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो आगे बात करते हैं, ये था आपका मेन डिफरेंस जो आपने पता किया कि दोनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या डिफरेंस होता है, यूबैक्टीरियल और आर्कियल बैक्टीरियल में, ठीक है। बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिस्कवरी कैसे हुई, ठीक है।
तो डिस्कवरी की बात करें और इसके जितने भी मॉडल हैं उसकी बात करते हैं। तो फर्स्ट मॉडल मैंने 0 दिया क्योंकि उन्होंने बस ज़्यादा कुछ बताया नहीं था, लेकिन मैं उसको एक पहला भी दे सकता हूँ। तो आप इसको पहला कंसिडर करें तो गोर्टर और ग्रेंडेल ने एक 1925 में एक मॉडल दिया था जिसमें इन्होंने सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बताया था कि ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, मतलब लिपिड बाइलेयर हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, डेविसन और डेनियल ने एक मॉडल दिया 1935 में, सैंडविच मॉडल, ठीक है। सैंडविच मॉडल में क्या कहा इन्होंने कि इन्होंने इसी गोटर और ग्रेंडेल का उसके मॉडल को आगे बढ़ाते हुए उसने कहा कि इनमें लिपिड के साथ प्रोटीन भी होता है, ठीक है। तो लिपिड जो होता है वो बीच में होता है, ठीक है, लिपिड बीच में होता है और उसके अगल बगल में प्रोटीन होता है, ठीक है। तो इन्होंने सैंडविच मॉडल बना दिया है कि बीच में जैसे कि आपका लिपिड और दोनों तरफ एक प्रोटीन की लेयर है। तो इनका मॉडल कुछ इस तरीके से था। ये प्रोटीन ऊपर दिख रहा है आपको दोनों साइड पे, आउटर और इनर साइड पे, बीच में लिपिड बाइलेयर दिख रही है, ये लिपिड लेयर है और ये प्रोटीन लेयर है, ये भी ऊपर भी प्रोटीन लेयर। इसकी जो इन्होंने मोटाई बताई डायमीटर वो 20 एंगस्ट्रॉम था, दोनों प्रोटीन का ऊपर और नीचे, और बीच में लिपिड बाइलेयर की जो इन्होंने डायमीटर बताया वो ये था 30 to 35 एंगस्ट्रॉम। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इन्होंने टोटल जो डायमीटर बताया 70 से 80 एंगस्ट्रॉम इन डायमीटर, और एक लिपिड बाइलेयर बिटवीन 2 प्रोटीन लेयर, और एक लिपिड बाइलेयर जो थी वो 2 प्रोटीन के बीच में थी, इसलिए ये सैंडविच मॉडल दिया गया। तो बहुत बार पूछ लेते हैं कि सैंडविच मॉडल किसने दिया, तो ये आपका पता होना चाहिए, डेविसन और डेनियल ने। इसकी लिमिटेशंस क्या थी कि इन्होंने कहा कि जितने भी मेम्ब्रेन हैं, ठीक है, जितने भी मेम्ब्रेन हैं, चाहे पर वो यूकैरियोटिक की, प्रोकैरियोटिक की, या ऑर्गेनेल की, या न्यूक्लियस की, या क्लोरोप्लास्ट की, किसकी भी हैं, उनकी इन्होंने यूनिफॉर्म थिकनेस माना, मतलब एक जैसी मोटाई की है, और उनमें लिपिड और प्रोटीन का रेशो भी कांस्टेंट है, ये इन्होंने माना था, ऐसा इनका मानना था। लेकिन हम देखते हैं कि इनर माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन होता है उसमें प्रोटीन टू लिपिड रेशो जो है वो 80 to 20 है, जबकि आउटर मेम्ब्रेन की बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की तो इसमें 50 to 50 है, 50 है, ठीक है। आरबीसी मेम्ब्रेन की बात करें तो इसमें 20% प्रोटीन और 70% लिपिड है, और 10% कार्बोहाइड्रेट होता है आरबीसी में। तो ये जो कंपोजिशन है वो डिफ़र करता है, लिपिड और प्रोटीन रेशो भी डिफ़र करता है, और ऑल मेम्ब्रेन यूनिफॉर्म थिकनेस इन्होंने माना था, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप टेम्परेचर राइज करते हैं तो वापस इसकी थिकनेस में डिफ़र होती है, ठीक है। फिर इन्होंने क्या कहा, इनका एक लिमिटेशन था कि इन्होंने सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी पे और कैसे ये सेलेक्टिव है, कैसे अंदर बाहर जाते हैं मॉलिक्यूल्स, तो उसमें इन्होंने कुछ भी नहीं बताया था, और इन्होंने सेल फ्लूइडिटी का कोई भी एक्सप्लेनेशन इनके पास नहीं था, ठीक है। उसके बाद आपका रॉबर्टसन मॉडल आया। रॉबर्टसन साइंटिस्ट ने 1958 में एक मॉडल दिया, जिन्होंने इन्होंने कहा कि जो ये सारी ऑल बायोलॉजिकल जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सब में एक जैसी मेम्ब्रेन पाई जाती है, लिपिड और प्रोटीन से बनी हुई मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। इसलिए इन्होंने, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो या बैक्टीरिया हो या फिर वो कुछ भी हो, प्लांट हो या एनिमल हो, सब में मेम्ब्रेन होती हैं और वो मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन की बनी होती हैं, इसलिए इन्होंने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल नाम दिया, ठीक है। तो ये बहुत बार पूछ लेते कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया। ही मॉडिफाइड द सैंडविच मॉडल प्रपोज और इन्होंने प्रपोज्ड किया दिस स्ट्रक्चर विच ही टर्म द यूनिट मेम्ब्रेन यूनिवर्सल स्ट्रक्चर ऑफ ऑल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी कि यूनिवर्सल स्ट्रक्चर ऑफ ऑल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं वो चाहे भले किसी भी किंगडम का है, सबकी सेल चाहे वो ऑर्गेनेल है, सबकी मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, इसलिए इसको यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल नाम दिया रॉबर्टसन ने, ठीक है। रॉबर्टसन कंसिडर्ड प्रोटीन लेयर वर इन बीटा फॉर्म, जबकि डेनियल और डेविसन क्या मानते थे कि ये ग्लोबुलर शेप की है, ग्लोबुलर शेप की प्रोटीन इनमें रहती हैं, ठीक है। लेकिन इन्होंने कहा कि बीटा शीट थिन लेयर की इसमें प्रोटीन होती हैं।
अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब में एक ही जैसे कंपोजिशन की पाई जाती है, लिपिड और प्रोटीन की, जैसे न्यूक्लियस की हो, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गोल्जी बॉडी, रेटिकुलम, है ना, प्रोक्सीसोम, लाइसोसोम, सब में मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। तो इसलिए ये यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल आगे दिया। अब क्या है कि अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट जो रॉबर्टसन का था, द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इज ए लिपिड बाइलेयर surrounded by protein with a difference in their type for the outer and inner। ठीक है, मतलब रॉबर्टसन ने ये तक बता दिया था कि आउटर और इनर जो साइड है उसमें प्रोटीन और इवन मतलब एसिमेट्री पाई जाती हैं। ठीक है, प्रोटीन और लिपिड की एसिमेट्री पाई जाती है, और इसलिए इन्होंने मेम्ब्रेन एसिमेट्री भी वर्ड यूज़ किया। ठीक है, मतलब इनको पता था कि बाहर और अंदर मतलब प्रोटीन और लिपिड का कंपोजिशन में डिफरेंस होता है। इसलिए आप मतलब ये नहीं कह सकते हो कि दोनों तरफ, जैसे कि आपका डेविसन और डेनियल कह रहे थे कि एक जैसी प्रोटीन होती है और बराबर उसकी थिकनेस होती है, और उन्होंने इस पे भी कोई कमेंट नहीं किया था कि वो सिमेट्री है या असिमेट्रिक है। लेकिन फिर वही बात कि रॉबर्टसन में वो फ्लूइडिटी पे कुछ बोल नहीं पाए कि कैसे अंदर मॉलिक्यूल्स जाते हैं, कैसे उसकी फ्लूइडिटी मेंटेन है। तो आगे एक और मॉडल आया, तीसरा मॉडल 1972 में, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, ये सिंगर और निकोलसन ने दिया था, और इस मॉडल के दो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर थे। जो क्या था कि इन्होंने एक बोला था, पहला पॉइंट था a mosaic of protein embedded in the membrane। इन्होंने मोज़ेक टाइप की प्रोटीन जो मेम्ब्रेन में ऐसे एम्बेड होती हैं, मोज़ेक टाइप, है ना, मोज़ेक ऑफ प्रोटीन, मतलब ऐसे जगह जगह एकदम धब्बे टाइप के प्रोटीन के मोज़ेक हैं, और वो मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होते हैं, मेम्ब्रेन में धसे हुए होते हैं। तो ये इन्होंने एक पॉइंट बोला। दूसरा था कि द मेम्ब्रेन बीइंग फ्लूइड बाई लेयर ऑफ लिपिड, मतलब इन्होंने फ्लूइडिटी बोला कि मेम्ब्रेन क्या होती है कि फ्लूइड इन नेचर होती हैं, इसमें जो लिपिड होते हैं वो आपस में इधर उधर मूव कर सकते हैं। तो इन्होंने मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी में ये एक फ्लूइडिटी वर्ड भी नाम ऐड किया कि मेम्ब्रेन बीइंग फ्लूइड बाई लेयर ऑफ लिपिड। ठीक है, तो मेम्ब्रेन जो होती हैं वो लिपिड की मतलब लिपिड जो होते हैं इसमें, वो उसमें आपका फ्लूइड कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, इसलिए इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोला। ठीक है, और यही इसके दो की फीचर थे। अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन्होंने जो मेम्ब्रेन की जो डायमीटर दिया था वो 75 डायमीटर दिया था, 75 एंगस्ट्रॉम दिया था कि मेम्ब्रेन का इतना होता है। तो यहाँ देख सकते हो कि 20 प्रोटीन का होता है आउटसाइड, और 35 एंगस्ट्रॉम लिपिड बाई लेयर का होता है। ये आपका बीच में एक इंटरगल प्रोटीन होती है। ठीक है, दो टाइप की इसमें प्रोटीन होता है, एक पेरिफेरियल प्रोटीन जो आउटर साइड पे होती है, और ये इंटरगल प्रोटीन होती है। ठीक है, उसके बीच में ऊपर आपका ये पेरिफेरियल प्रोटीन पे ये कुछ ग्लाइकोलिपिड या प्रोटीन के रिसेप्टर होते हैं। अगर वो लिपिड पे हैं तो वो ग्लाइकोलिपिड रहेगा जैसे कि ये हैं, और अगर ग्लाइकोप्रोटीन पे है तो वो ग्लाइकोप्रोटीन पे रहेगा। ठीक है, इसकी एक स्ट्रक्चर है, ये अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये देखो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में ये सिंगर और निकोलसन ने इसमें एक्सप्लेन किया था। बाकी मतलब बहुत सारी चीज़ें, दो की फीचर आपका सिंगर निकोलसन ने जोड़ा था, एक तो मोज़ेक टाइप की जो प्रोटीन है, और दूसरा जो आपका फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन, ये दो की फीचर था सिंगर और निकोलसन का। उसके बाद काफ़ी डिस्कवरी हुई और उसके बाद इसको ये कर दिया गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये फाइनल अभी तक का इसी को ही माना जाता है, और इसी के बारे में हम पुनः स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये देखो कि आउटर साइड और इनर साइड में एक इन्होंने क्या बना दिया, एक कंपार्टमेंट बना दिया। तो ये लिपिड बाई लेयर की बनी हुई है, आप देख रहे होंगे। इनके बीच बीच में ये कुछ अल्फा हेलिक्स के, है ना, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है, ये इंटीग्रल प्रोटीन माना जाता है इनको, और ये इसमें एम्बेडेड होती हैं। ठीक है,
इसमें हाइड्रोफिलिक टेल भी देख रहे होंगे। ये जो लिपिड होता है, इस लिपिड में दो जो टेल है, ये लिपिड फैटी एसिड की, ये हाइड्रोफोबिक टेल है, ठीक है। और ये जो आप इसका हेड देख रहे हो, ये हाइड्रोफिलिक है, ठीक है। ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है। और इसमें आप देख रहे होंगे कि जैसे कि ये कुछ आप एंकर देख रहे होंगे, है ना। ये एंकर जो है ये कार्बोहाइड्रेट के बने होते हैं। ये जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कि ये कार्बोहाइड्रेट के हैं, और ये अगर प्रोटीन से लिंक्ड है तो ये ग्लाइकोप्रोटीन कहलाएगा, और लिपिड से लिंक है तो ये ग्लाइकोलिपिड कहलाएंगे। जैसे कि ये यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये ग्लाइकोलिपिड, ये देखो ये लिपिड से नीचे लिपिड है और ऊपर कार्बोहाइड्रेट का है, तो ये पोर्शन है, इसके लिए ग्लाइकोलिपिड है। और ग्लाइकोप्रोटीन की बात करें, अगर प्रोटीन से लिंक्ड है तो ये ग्लाइकोप्रोटीन कहलाएगा। इसमें कुछ ग्लोबुलर प्रोटीन भी होता है, जैसे कि ये आप देख रहे होंगे, ये इंटीग्रल प्रोटीन जो है ये ग्लोबुलर प्रोटीन भी है, या फिर ये आपका अल्फा हेलिक्स प्रोटीन भी हो सकता है। दोनों तरह का इसमें इंटीग्रल प्रोटीन हो सकता है, ठीक है। पेरिफेरियल प्रोटीन उनको बोलते हैं जो बाहर आउटसाइड पर होती हैं, और जो अगर पूरा ट्रांस मेम्ब्रेन अगर अंदर से इंटर कर रही है और दोनों साइड पर अगर निकल रही है प्रोटीन, तो वो इंटीग्रल प्रोटीन कहलाती हैं। इसमें बीच बीच में कोलेस्ट्रॉल भी होता है। ये आप कोलेस्ट्रॉल की फैटी बल्क रिंग देख रहे होंगे, है ना, बल्क रिंग ऑफ फैटी एसिड की देख रहे होंगे, और बाहर कुछ जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जो हाइड्रोफिलिक ग्रुप है वो बाहर की तरफ होता है, और बल्क जो इसकी रिंग है फैटी एसिड की वो अंदर की साइड होती है। तो कोलेस्ट्रॉल भी इस मेम्ब्रेन में होता है। तो प्रोटीन जो इंटीग्रल प्रोटीन होता है वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का काम करती है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन में काम करती है मॉलिक्यूल्स को बाहर अंदर करने के लिए, ठीक है। तो ये फाइनल स्ट्रक्चर था। ये साइटोप्लाज्म साइट है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। इस आगे बात करते हैं इसी के बारे में। चलिए अब कंपोजिशन की बात कर लेते हैं कि मेम्ब्रेन किस किस से बनी होती है। तो लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, तीन चीज़ से ये बनी होती है। लिपिड की बात करें तो फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और स्टेरोल, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल इसमें मिलता है, तो ये तीनों से लिपिड कंपोनेंट है। प्रोटीन की बात करें तो पेरिफेरल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन और लिपिड एन्चोर्ड प्रोटीन, ठीक है। पेरिफेरल प्रोटीन में आपका अगर बात करें तो स्पेक्ट्रिन, है ना, स्पेक्ट्रिन प्रोटीन है, वो आपका आ जाएगा, ठीक है। और एनकिरीन, है ना, एनकिरीन प्रोटीन, ये दोनों आरबीसी पे मिलती है, ये पेरिफेरल प्रोटीन में आती है। इंटीग्रल प्रोटीन की बात करें तो ग्लाइकोपोरिन, है ना, इन आरबीसी, ग्लाइकोपोरिन आरबीसी में मिलता है, ये इंटीग्रल प्रोटीन है। एक क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर, ठीक है, ये भी एक चैनल है, तो ये भी आपका इसका पार्ट है इंटीग्रल प्रोटीन का। एक पोरिन है, देखो आपका क्लोरीन और बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर जो है ये अल्फा हेलिक्स का बना होता है, जबकि पोरिन जो है ये बीटा बैरल शिफ्ट का बना होता है, ठीक है। ये याद आपको रखना है, कभी कभी पूछ लेता है कि पोरिन में क्या होते हैं, बीटा शीट होती है, अल्फा हेलिक्स होती है, ऐसे पूछ लेता है। लिपिड एन्चोर की बात करें तो मतलब लिपिड से जो बाइंड रहता है प्रोटीन, उसको लिपिड एन्चोर प्रोटीन बोलते हैं। जैसे कोवलेंटली अटैच्ड टू 3 क्लास ऑफ लिपिड, तो कोवलेंटली अटैच्ड होते हैं प्रोटीन से लिपिड, इसलिए इसको लिपिड एन्चोर्ड प्रोटीन बोलते हैं। और ये 3 क्लास के लिपिड्स इस पर काउंटली अटैच हो सकते हैं। 3 तरह के इसमें लिपिड प्रोटीन से अटैच हो सकते हैं, पढ़ते हैं कौन कौन से। आइसोप्रेनाइल, ठीक है, आइसोप्रेनाइल, फैटी एसाइल और ग्लाइकोसाइलेटेड फॉस्फोलिपिड, ये 3 टाइप के लिपिड होते हैं। इन तीनों लिपिड से आपका प्रोटीन बाइंड होता है। अब आइसोप्रेनाइल से आपका प्रोटीन कहाँ बाइंड होता है? सिस्टीन एट सी टर्मिनल, सी टर्मिनल जो प्रोटीन का होता है उसके सिस्टीन रेसिड्यूज से ये बाइंड करता है। आइसोप्रेनाइल में 2 आता है ना, ये दोनों आपके आइसोप्रेनाइल के एग्जाम्पल है। फैटी एसाइल की बात करें तो इसमें आपके ये 2 सब पार्ट हैं, सब इसके कंपोनेंट है, मेरिस्टोल और पॉलमिटोइल, है ना, ये इसके 2 है। आपका मेरिस्टोइल की बात करें तो इसमें जो ग्लाइसिन होता है, ग्लाइसिन के एन टर्मिनल पे जो ग्लाइसिन होता है उस पे ये बाइंड करता है, ठीक है। एमिनो एसिड आपका जो प्रोटीन है, प्रोटीन ये लिपिड जो होता है, ये फैटी एसाइल जो है, ये मेरिस्टोइल जो है, ये आपके प्रोटीन पे एन टर्मिनल के जो ग्लाइसिन है उस पे जाके बाइंड करता है। पल्मिटोइल की बात करें तो ये आपके एन और सी टर्मिनल जो प्रोटीन है
उसके आसपास में जो सिस्टीन होता है उस पर बाइंड करता है। ठीक है, तीसरे की बात करें ग्लाइकोसाइलेट फॉस्फोलिपिड, तो ये आपका जो GPI जो लिंक्ड प्रोटीन जो होता है, आपका इनोसिटोल जो प्रोटीन होता है उस पर आपका बाइंड करता है। ठीक है, तो ये आपका C टर्मिनल पे बाइंड करता है। ठीक है, जो और किस साइड में रहता है, ये सरफेस साइड पे होता है। ठीक है, ये ग्लाइकोसाइलेटेड जो फॉस्फोलिपिड होता है ये हमेशा सरफेस साइड पे रहेगा, इनर साइड पे नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, तो इसमें 3 तरह के कंपोनेंट होते हैं जो मैंने आपको बताए थे। अब तीनों के बारे में स्टडी करते हैं थोड़ा थोड़ा, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रोटीन की बात करें, 2 तरह के होते हैं इनमें, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। तो ये ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइको यानी कार्बोहाइड्रेट, और लिपिड और प्रोटीन के बाइंड होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन में आ जाएगा आपका ग्लाइकोपोरिन, है ना, ग्लाइकोपोरिन। तो ग्लाइकोपोरिन आपका ग्लाइकोप्रोटीन है। अब इसमें क्या होगा कि जो प्रोटीन ये जो कार्बोहाइड्रेट जो है वो कहाँ कहाँ बाइंड करता है, तो एन टर्मिनल पे ग्लाइकोसाइलेशन हो सकता है, जो एमिनो एसिड का जो प्रोटीन का जो एन टर्मिनल होता है वहाँ पर बाइंड हो जाएगा। ठीक है, C टर्मिनल पे बाइंड कर सकता है, C टर्मिनल के जो एमिनो एसिड है वहाँ पर C कार्बोक्सिलिक वहाँ पर बाइंड कर सकता है। ठीक है, ओ ग्लाइकोसाइलेशन मतलब जो आपका ऑक्सीजन जो जैसे सेरीन है ना, थ्रियोनिन है, तो वहाँ पर जो O होता है ऑक्सीजन होता है उस पर बाइंड कर सकता है आपका कार्बोहाइड्रेट। तो इसलिए ये इस तरह का ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोसाइलेशन है। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन की बात करें तो ये कहाँ कहाँ मिलता है, जैसे कि नाम इसके 2 टाइप हैं कि सेरेब्रोसाइड है ना, सेरेब्रोसाइड जो है, और ये गैंग्लियोसाइड है। ये दोनों आपका मतलब काफ़ी प्रोटीन लिपिड और इसमें ये होता है, दोनों से बना होता है। तो इसका देखते हैं, सेरेब्रोइड जो होता है ये ब्रेन में होता है, सेरेब्रियम में। तो ये किसका बना होता है, ग्लाइकोस्पिंगोलिपिड, ग्लाइकोस्पिंगोलिपिड का बना होता है। ठीक है, इसमें जो कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट होता है वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज होता है। ठीक है, और गैलेक्टोज वो न्यूरल टिश्यू में ज़्यादा होता है। ठीक है, न्यूरल टिश्यू में जो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट होता है वो गैलेक्टोज होता है। तो याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि न्यूरल टिश्यू में कौन सा कार्बोहाइड्रेट कंटेंट पाया जाता है। ठीक है, तो गैलेक्टोज ज़्यादा पाया जाता है। गैंग्लियोसाइड क्या होता है, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, ग्लाइकोस्पिंगोलिपिड होता है, ग्लाइकोस्पिंगोलिपिड प्लस सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड जो होता है ये ब्रांच शुगर चेन से काफ़ी लंबा एक 5 से 7 शुगर है ना मॉलिक्यूल्स का एक चेंज होता है ब्रांच, उससे अटैच होता है आपका सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है गैंग्लियोसाइड। लिपिड बाइलेयर की बात करें तो लिपिड बाइलेयर जो होते हैं, लिपिड 3 तरह के होते हैं मेम्ब्रेन में। फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड के 4 कंपोनेंट हैं, एल्कोहल, फैटी एसिड्स, फॉस्फेट और एन एल्कोहल अटैच टू द फॉस्फेट। ठीक है, ये आपका फॉस्फेट से कोई भी एल्कोहल अटैच होता है, जैसे कोलिन है ना, कोलिन हो सकता है, सेरीन हो सकता है। तो कोलिन अगर अटैच रहेगा तो वो लेसिथिन रहेगा। ठीक है, और कोलिन और सेरीन जो है, अगर आपका सेरीन अटैच है तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह का उस पर एल्कोहल अटैच है, उसी के नाम पड़ जाएगा। जैसे कि अगर सेरीन अगर अटैच है तो फास्फोटाइडाइल सेरीन हो जाएगा। ठीक है, ये साइटोप्लाज्मिक फेस में होता है। अगर सेरीन अटैच है किसी भी फॉस्फोलिपिड के तो वो साइटोप्लाज्मिक फेस में होता है। ठीक है, और ये कोलिन अटैच है तो ये आउटर साइड पर होता है, और इसी से आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एसिमेट्री बनती है। ठीक है, दूसरे टाइप की बात करें स्पिंगो फॉस्फोलिपिड है ना, स्पिंगो फॉस्फोलिपिड में क्या होता है कि कंटेन एन एमिनो एल्कोहल, एमिनो एल्कोहल होती हैं, जिसका स्पिंगोसिन होता है। स्पिंगोसिन जो होता है वो ग्लिसरॉल की जगह होता है। ठीक है, इस फॉस्फोलिपिड में क्या होता है कि आपका ग्लिसरॉल की जगह स्पिंगोसिन रहेगा। ठीक है, और ये कहाँ मिलता है स्पिंगो फॉस्फोलिपिड, आपका स्पिंगोमाइसिलिन में मिलता है, जो आपकी जो न्यूरॉन सेल के जो बाहर जो माइसिलिन शीट होती है उसमें ये मिलता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जनरली क्या होता है कि अपने जो आपका जो ग्लिसरॉल है और आपके जो फैटी एसिड है
उनके बीच में जो लिंक होता है, लिपिड के बीच में जो लिंक होता है वो एस्टर बॉन्ड होता है, ठीक है। लेकिन स्पिंगो जो फॉस्फोलिपिड होता है इसमें अमाइड बॉन्ड होता है, ठीक है, याद रखना, ये बहुत बार पूछते हैं, ठीक है। अमाइड बॉन्ड होता है, जबकि इनके बीच में जनरली अपन देखते हैं कि आपके ग्लिसरॉल और लिपिड के बीच में एस्टर बॉन्ड होता है, और अपन बैक्टीरिया में पढ़ा था कि वहाँ पर ईथर बॉन्ड होता है, ठीक है। आगे तीसरा कंपोनेंट अपना आता है स्टेरोल, ठीक है। स्टेरोल प्लांट की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, ठीक है, लेकिन इसी के सिमिलर, कोलेस्ट्रॉल के सिमिलर इसमें स्टेग्मा स्टेरोल और सिस्टोस्टेरोल पाया जाता है। सिस्टोस्टेरोल और स्टेग्मा स्टेरोल पाए जाते हैं जो काफ़ी स्टेरोल के सिमिलर होता है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मैंने माइकोप्लाज्मा की बात करा कि माइकोप्लाज्मा में क्या है कि ये एक्सेप्शन है प्रोकैरियोटिक की जो मेम्ब्रेन होती हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं मिलता है, लेकिन ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये इसका एक एक्सेप्शन है कि इसमें इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल मिलता है और ये फ्लूइडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। एक चीज़ आता है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछते हैं कि लिपिड रेप्ट क्या होता है, अभी लास्ट टाइम ही इसका क्वेश्चन आया है। तो लिपिड रेट क्या है कि एक स्पेशल सब डोमेन होती है, सब प्लाज्मा मेम्ब्रेनिक डोमेन होती है ना, मेम्ब्रेन माइक्रो डोमेन होती हैं, जिसमें क्या होता है एग्रीगेटेड एट पर्टिकुलर साइट, इसमें एक कंपोजिशन होता है, एक कुछ माइक्रो डोमेन का कुछ कंपोजिशन है वो मिलके एक जगह एग्रीगेट होते हैं, ऐसे रेंडमली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं, है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो है वो उसमें ऊपर और नीचे ऐसे मतलब रेंडमली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं, एक पर्टिकुलर रेशो में और एक जगह रहते हैं और एक स्पेशल फंक्शन करते हैं। इसलिए ये रिपीट रेप में क्या क्या होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, ग्लाइकोस्पिंगोलिपिड होता है और प्रोटीन होता है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है और ये काफ़ी हाई कंसंट्रेशन में, एक अनुपात में एक जगह मिलते हैं और एक माइक्रो डोमेन बनाते हैं। और ये माइक्रो डोमेन जो होती है ये स्पेशल फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि आप सिग्नल ट्रांसडक्शन, हाँ सिग्नलिंग में ये बहुत बड़ी हेल्प करते हैं, एंडोसाइटोसिस में हेल्प करते हैं, प्रोटीन ट्रैफिकिंग में, है ना, ट्रैफिकिंग जो है वो उसमें हेल्प करते हैं, रेगुलेटिंग न्यूरो ट्रांसमिशन एंड रिसेप्टर ट्रैफिकिंग, है ना, ट्रैफिकिंग, तो ये ट्रैफिक को हेल्प करते हैं कि प्रोटीन की ट्रैफिकिंग, है ना, मॉलिक्यूल की ट्रैफिकिंग को ये रेगुलेट करते हैं। तो इतना बड़ा इसका फंक्शन है। ये दो टाइप के होते हैं, प्लेनर और कोवेली, है ना, कोवेलिन। तो इसका कोवेलिन इसलिए नाम पड़ा, कोवेली इसलिए नाम पड़ा क्योंकि ये कोवेलिन प्रोटीन इसमें मिलती है, ठीक है, कोवेलिन प्रोटीन इसमें मिलती है इसलिए ये नाम पड़ा। और प्लेनर क्या होता है कि प्लेनर एकदम सिंपल, कोई उसमें ऐसा स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं होता है, इसलिए इसको नॉन कोवेली भी बोलते हैं, इसको नॉन कोवेली भी बोलते हैं। कोवेली की बात करें तो ये फ्लास्क शेप्ड इनवेजिनेशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, फ्लास्क शेप का ऐसा इस तरह का प्लाज्मा इस तरह का बन जाएगा, ठीक है, फ्लास्क शेप का, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर बनेगी ये आपका कोवेलिन फॉर्म करेगा, ठीक है, फ्लास्क शेप्ड। ये क्या होती हैं, कोलेस्ट्रॉल बाइंडिंग प्रोटीन होती हैं इसमें, ठीक है। इसका जो नेचर है ये कोवेलिन प्रोटीन का, ये कोलेस्ट्रॉल बाइंडिंग प्रोटीन है, ठीक है, ओके। और इसका फंक्शन मैंने बता ही दिया कि फंक्शन क्या करती है, लिपिड रेप्ट, ठीक है। आगे बात करते हैं कि अगर क्या होगा कि लिपिड को अगर वाटर में डिजोल्व कर दिया जाए, ठीक है, लिपिड एम्फीपैथिक नेचर का होता है, ठीक है, एम्फीपैथिक नेचर होता है। अगर इसको वाटर में अगर डिजोल्व कर दिया जाए तो क्या होगा, तो तीन पॉसिबिलिटी है कि तीन चीज़ इसमें हो, तीन तरह का उसमें लिपिड अपनी स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकता है, या तो मिसेल फॉर्म करेगा, या बाइलेयर शीट फॉर्म करेगा, या फिर लिपोसोम फॉर्म करेगा। तो अब इसमें अंतर क्या है, तीनों क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मिसेल जो होता है ये कंपोस्ट ऑफ अ मोनोलेयर ऑफ एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल, मोनोलेयर की एम्फीपैथिक लेयर बन जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि लिपिड क्या है आपका एम्फीपैथिक नेचर है। तो इसमें क्या होगा, जब वाटर में डिजोल्व करेंगे तो बाहर की तरफ आपका हाइड्रोफोबिक हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आपका ये रहेगा। और
बाहर की तरफ आपका ये हाइड्रोफिलिक है ना, वाटर के साथ आपका इंटरेक्ट कर सकता है, और अंदर की तरफ हाइड्रोफोबिक अपना एक मिसेल टाइप की स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो इसी को मिसेल टाइप की स्ट्रक्चर बोलते हैं, और ये मोनोलेयर है, ठीक है, मोनोलेयर ऑफ लिपिड की मोनोलेयर है, ठीक है। बाईलेयर शीट में क्या होता है कि डबल लेयर बना लेते हैं, ठीक है, इस तरह की, जिसमें जो आपका जो मेम्ब्रेन होती हैं, जनरल जो मेम्ब्रेन होती है वो इसी टाइप की होती है, ठीक है। आपके जो बैक्टीरियल सबकी जो मेम्ब्रेन है वो इस तरह की होता है। तो इधर भी वाटर लविंग मॉलिक्यूल इस तरह की आपका स्ट्रक्चर बना लेती हैं, ठीक है। इस तरह की स्ट्रक्चर आपका बाईलेयर शीट होती है, और इसमें लिपिड बाईलेयर बनती हैं। ये देखो लिपिड, एक लिपिड की लेयर ये है, एक ये, इसलिए यही जैसे कि फ्लूइड मोजेक मॉडल देखा था, तो वो इसी बेसिस पे वो बाईलेयर शीट ही है, ठीक है। लिपिड बाईलेयर होता है, और 2 डायमेंशन शीट होता है, एक डायमेंशन इधर एक इधर, ठीक है, तो 2 डायमेंशन में रहता है। तो ये आपका लिपिड बाईलेयर शीट है, ठीक है। एक आपका लिपोसोम भी बना सकता है, जैसे कि वेसिकल्स जो होते हैं आपके जो गोल्जी काई और आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो वेसल्स में क्या होता है कि इसमें डबल जो कंपोज ऑफ बाईलेयर ऑफ एम्पीपैथिक नेचर, बाईलेयर में एम्पीपैथिक नेचर करके एक वेसिकल फॉर्म कर लेता है इस तरीके का, कि जैसे कि ये डबल लेयर होता है, ठीक है, एक अंदर इस तरीके का 2 लेयर आपका बनता है, इसमें डबल लेयर होती है, ठीक है। ऐसी एक लेयर और अंदर बनेगी, और ऐसे 2 लेयर का होता है। इसका मेरे पास डायग्राम नहीं है, आप जाके देख सकते हो कि लिपोसोम कैसी होती है, लेकिन ऐसी 2 स्ट्रक्चर की बनेगा ऐसे ही। इसे अंदर भी एक लेयर रहेगी, ठीक है, और उसमें फ्लूइड रहेगा आपका हाइड्रोफिलिक एक सोल्यूट रहेगा। वेसिकल्स अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पे आप लिपोसोम देखोगे जो बाई लेयर का बना रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, एसिमेट्री ऑफ लिपिड बाईलेयर, ठीक है। रॉबर्टसन ने भी ये बात बता दिया था कि लिपिड जो लेयर होती हैं वो एसिमेट्रिक होती हैं। अब एसिमेट्रिक कैसे होती है ये देखते हैं, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसका ये आउटर साइडर है ना, एक्स्ट्रा सेलुलर लिप प्लेट है, ये साइटोप्लाज्मिक लिप प्लेट है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि लिपिड जो होते हैं कुछ बाहर की तरफ एक्स्ट्रा सेलुलरी होते हैं, कुछ साइटोप्लाज्मिक फेस में होते हैं, ठीक है, जिसमें से आप देख रहे होंगे कि फास्फोटाइडाइल सेरीन जो होता है, फास्फोटाइडाइल सेरीन जो होता है वो इनर साइड पे होता है, साइटोप्लाज्मिक फेस में होता है। एक एथिलोलामाइड है ना, एक एथेनोलामाइड भी अंदर की साइड पे होता है, जबकि बाहर की साइड पे आप देख रहे होंगे कि जो फास्फोटाइडाइल कोलिन और आपका स्पिंगोमाइसिलिन और टोटल फॉस्फेट जो होता है वो दोनों तरफ बराबर होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा न्यूट्रल केस में होता है, ठीक है, न्यूट्रल होता है। अब यहाँ देख लेते हैं साइटोप्लाज्मिक फेस में जो होता है वो एमिनो कंटेनिंग फॉस्फोलिपिड होते हैं। एमिनो कंटेनिंग जो फॉस्फोलिपिड है वो साइटोप्लाज्मिक फेस में होगा, जैसे कि ये एमिन है ना, एमिन कंटेनिंग एथिलोनामाइड है ना, एमाइड, तो ये एमिनो कंटेनिंग जो है वो अंदर की साइड में रहेगा और एक सेरीन टाइप के अंदर रहेंगे। आउटर सरफेस की बात करें तो कोलिन और स्पिंगोलिपिड, तो आप ये कोलिन देख रहे होंगे, फॉस्फोटाइडल कोलिन, और ये स्पिंगोमाइसिलिन जो टाइप के हैं ये बाहर की तरफ रहता है, ठीक है। तो ये आपको अंतर बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो इसका आपको पता होना चाहिए। एक यहाँ पे आप रोल ऑफ फिलिपेज है ना, फ्लोपेज, स्क्रैम्बलेज, ये बहुत बार पूछ लेते हैं कि इनका फंक्शन कैसे करता है, कौन बाहर से कौन अंदर से, तो इसको देख लेते हैं। तो फ्लिपेज क्या होता है कि आउटर टू इनर साइड, मतलब कोई भी आपका फॉस्फोलिपिड है तो उसको बाहर से अंदर लाता है, ठीक है। ये आपका मान लो बाहर है, ये आउटसाइड है और ये इनसाइड है, ठीक है। तो बाहर से अंदर लाना, इधर की साइड लाना, तो ये आपका काम करेगा फिलिपेज, किसको, फॉस्फोलिपिड को, क्योंकि एक्चुअली में मेंटेन करता रहना पड़ेगा ना कि बाहर ज़्यादा हो रहा है फॉस्फोलिपिड या अंदर, तो उसको मेंटेन करने के लिए ये फिलिपेज एंजाइम काम करता है, ठीक है। तो ये अब इसको याद कैसे रख सकते हो कि फिलिपेज में आई आ रहा है, यहाँ पर देख रहे हो, तो इनर साइड पे लाना है। कोई भी चीज़ बाहर से अंदर आ रही है तो इन मतलब फिलिपेज इन है ना, अंदर, बाहर से अंदर, ठीक है। फ्लो पेज की बात करें तो इनर टू आउटसाइड, मतलब इसका उल्टा,
ठीक है, आउटसाइड पे। तो यहाँ फ्लो पेज में ओ देख रहे हैं, मतलब आउटसाइड पे प्रोटीन आएगी भाई साहब, ठीक है। तो प्रोटीन या फॉस्फोलिपिड या कोई भी आएगा तो बाहर की साइड पे आएगा। अगर कोई बाहर की साइड पे ला रहा है तो ये फ्लो पेज एंजाइम काम करेगा। एक स्क्रैम्बलेज एंजाइम होता है जो बोथ साइड में ट्रांसपोर्ट करता है फॉस्फोलिपिड को, और ये डिपेंड करता है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है। अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बाहर अगर ज़्यादा है और अंदर कम है तो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा फॉस्फोलिपिड, और अगर बाहर नीचे ज़्यादा है और बाहर कम है तो बाहर से नीचे से ऊपर जाएगा। तो ये दोनों साइड में ये ट्रांसपोर्ट करता है फॉस्फोलिपिड को। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आता है यहाँ से। अब मूवमेंट ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, क्योंकि सिंगल और निकोलसन ने फ्लूइडिटी मॉडल दिया था तो उसी को कैसे ये मतलब एक्सप्लेन करता है उसी चीज़ को देखते हैं। तो मोशन जो होता है लिपिड मॉलिक्यूल का वो या तो लेटरल मोशन हो सकता है या रोटेशनल मोशन हो सकता है, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ये जो लिपिड है, ये वाला जो लिपिड है ये सभी तरफ से मूव कर सकता है। ये आउटर साइड का आपका मोनोलेयर है ना लिपिड की, तो ये लिपिड इधर भी जा सकता है, ऐसे घूम सकता है कहीं पे भी, है ना, किधर भी इसमें मूव कर सकता है। ये देखो यहाँ भी किधर ही मूव कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई मतलब ये नहीं होता। तो इसको बोलते हैं लेटरल मूवमेंट, है ना, या मोशन। लेकिन अगर कोई अपनी एक्सिस पे इस तरीके से अगर मूव करे, कोई ये लिपिड है अगर ऐसे मूव कर रहा है तो इस मूवमेंट को बोलते हैं रोटेशनल मूवमेंट। तो दो तरह का आपका इसमें मूवमेंट ऊपर वन साइड में देख सकते हो। अगर एक ही साइड में मूव करेगा तो ये इस तरीके से मूवमेंट हो सकता है। लेकिन कभी कभी क्या है, इधर से भी कूद सकता है, तो वो जो कूदेगा वो वहाँ पर ये एंजाइम यहाँ पर यूज़ होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। और अगर अपन को ये पता करना है कि मोशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, रोटेशनल या फिर लेटरल, तो इसको डिटेक्ट करने के लिए आपके पास एक मतलब या तो इस जो फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी है उससे आप डिटेक्ट कर सकते हो। इसमें भी एक टेक्निक है FRAP, है ना, फ्लोरोसेंट रिकवरी आफ्टर फोटो लीचिंग टेक्निक है। इससे आप पता कर सकते हो कि आपका लिपिड मॉलिक्यूल जो फ्लूइडिटी है, तो फ्लूइडिटी को आप कैसे हो रही है या नहीं हो रही है, कितनी हो रही है, तो वो इससे आराम से पता कर सकते हो, ठीक है। अब एक चीज़ पता, अब आपको भाई इतना बड़ा मॉडल दिया है सेल मेम्ब्रेन का, तो इसके बारे में फ्लूइडिटी के बारे में पता करना पड़ेगा पूरा कि कैसे फ्लूइडिटी होती है, किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, कोलेस्ट्रॉल, नेचर ऑफ फॉस्फोलिपिड, लेंथ ऑफ फॉस्फोलिपिड। इन 4 चीज़ों पे आपका फ्लूइडिटी डिपेंड करती है मेम्ब्रेन की। तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। चलो, टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, फ्लूइडिटी भी इंक्रीज होती है ना। दूर दूर आपके फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल हो जाएगा और उसमें जो हाइड्रोफोबिक या फिर जो नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन है वो दूर दूर होगा और लिपिड के मॉलिक्यूल ऐसे दूर दूर हो जाएंगे, ठीक है, वह गैप आ जाएगा तो आपका फ्लूइडिटी इंक्रीज होगा। अब ये किधर भी मूव कर सकता है, ठीक है। टेम्परेचर अगर लो कर दिया था तो क्या होगा, फ्लूइडिटी डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि ये पास पास आ जाएंगे और काफ़ी एकदम कॉम्पैक्ट रिजिड स्ट्रक्चर बन जाएगी। और इससे क्या होगा कि आपका जो मूवमेंट है या ट्रांसपोर्टेशन है, मॉलिक्यूल्स को बाहर या अंदर जाना है, वो डिफ्यूज़न करना है, तो डिफ्यूज़न में बहुत मतलब बाहर से कोई चीज़ अंदर नहीं आ पाएगी, ठीक है। अगर लो टेम्परेचर में सेल मेम्ब्रेन रहेगी तो आपका फ्लूइडिटी डिक्रीज हो जाएगी और आपका कोई भी वेस्ट मटेरियल न तो बाहर आप एक्सक्रेट कर सकते हो, ना ही बाहर से कोई अंदर कोई आ सकता है। तो ये एक ड्रॉबैक हो जाएगा, मतलब बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी सेल को। तो इसीलिए क्या होता है कि इनके बीच बीच में कोलेस्ट्रॉल मिलता है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल का बड़ा अजीब सा नेचर है, ठीक है। ये दोनों तरफ का काम करता है, मतलब ये फ्लूइडिटी भी इंक्रीज करता है और फ्लूइडिटी भी डिक्रीज करता है। कैसे, अगर इसमें क्या है, कोलेस्ट्रॉल में एक बल्की रिंग होती है, ठीक है, एक बल्की रिंग होती है। ये बल्की रिंग क्या करती है कि जब टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हो, ठीक है, जब लो टेम्परेचर पे तो क्या करती हैं कि ये बीच में आ जाती हैं और बीच में आने के बाद ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ मैंने बताया था कि कोलेस्ट्रॉल कहाँ गया, ये आपका यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल है, तो ये बल्की रिंग है, ठीक है। आप बल्की रिंग देख रहे होंगे। तो जब आप
टेम्परेचर कम कर रहे हो तो कम करने पे क्या है कि ये दोनों मॉलिक्यूल्स पास पास आ रहे थे, ठीक है, काफ़ी कॉम्पैक्ट बन रहे थे। तो इसने क्या, ये बल्कि रिंग ने यहाँ पे जगह बना दिया और ताकि इसकी फ्लूइडिटी कम कर सके, रिजिडिटी कम कर सके, तो ये मेंटेन करता है और इसकी वजह से यहाँ पे इसकी साइड से डिफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। जो नॉन पोलर या फिर गैसियस मॉलिक्यूल है अंदर सेल में मेटाबॉलिटी एक्टिविटीज है तो वो डिफ्यूज आराम से कर जाएंगे और आराम से अंदर कुछ तो फ्लूइडिटी इंक्रीज करता है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, ठंडे प्रदेशों में रहने वाले आदमियों की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये इसका फ़ायदा है कि जब लो टेम्परेचर होता है तो ये फ्लूइडिटी को इंक्रीज करता है, ठीक है। लेकिन क्या हो कि अगर टेम्परेचर हाई हो तो हाई टेम्परेचर में क्या होता है कि हाई टेम्परेचर में ये दोनों ही दूर दूर जाना चाहेंगे, ये दोनों ही आपका दूर दूर जाना चाहेंगे, या फिर ये जो आपस में जो आपका जो फॉस्फोलिपिड है ये दूर दूर रहना चाहेंगे। तो ये बल्कि रिंग क्या करता है कि अब ये भी तो किसी के साथ रहना चाहेगा ना, अब ऐसे, तो ये क्या करता है कि इनको पकड़ के रखता है, इनको पास पास जब ये दूर जाते हैं तो ये बल्कि रिंग में इतना ये रहता है कि ये इनको पास मतलब नहीं दूर नहीं जाने देती है, ठीक है, इनको दूर नहीं जाने देती है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज, जबकि नॉर्मल कंडीशन में आप अगर इंक्रीज करोगे तो इनको ये रोकती नहीं है, ये दूर दूर हो जाते हैं फॉस्फोलिपिड, ठीक है ना। लेकिन जब अगर लिपिड रहेगा, कोलेस्ट्रॉल रहेगा तो क्या करेगा, ये कोलेस्ट्रॉल इनको बल्कि रिंग जो होती है इनकी नीचे की तरफ, तो वो इनको लिपिड को फॉस्फोलिपिड को दूर नहीं जाने देती है, ऐसे दूर दूर नहीं जाने देती है और ये यहाँ पे इसको पकड़ के रखती है इन दोनों को। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो ये मतलब वैसे तो ये मतलब कम रेस्पेक्ट में, अगर नॉर्मल के अगर रेस्पेक्ट में बात करोगे तो जो टेम्परेचर यहाँ रहेगा उसमें तो ये दूर दूर चली जाएगी, लेकिन उस टेम्परेचर में ये यहाँ पे पकड़ के रखती है। इसलिए अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, फ्लूइडिटी को डिक्रीज करता है, ठीक है, कंट्रोल कंडीशन के रेस्पेक्ट में, तो ठीक है। तो इसलिए इसका नेचर है कि ये फ्लूइडिटी इंक्रीज भी करता है और डिक्रीज भी करता है। हाई टेम्परेचर में फ्लूइडिटी डिक्रीज करता है और लो टेम्परेचर में फ्लूइडिटी इंक्रीज करता है, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट याद होना चाहिए, इसलिए मैंने ये रिवर्स लिखा है कि दोनों तरफ होता है। नेचर ऑफ फॉस्फोलिपिड, देखो फ्रॉस्फोलिपिड दो टाइप के हो सकते हैं, सैचुरेटेड आपका लिपिड हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड लिपिड हो सकते हैं। सैचुरेटेड लिपिड में क्या होता है कि फ्लूइडिटी डिक्रीज होती है क्योंकि ये स्ट्रेट होते हैं, ये इस तरह के एकदम सीधा होते हैं, ठीक है, इसलिए इनके बीच में स्टैकिक इंटरेक्शन होता है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन से काफ़ी कॉम्पैक्ट रहते हैं और अच्छे से अलाइन हो पाते हैं, ठीक है, अच्छे से नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन हो सकता है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन अच्छे से होता है और काफ़ी कॉम्पैक्ट रहते हैं। तो फ्लूइडिटी डिक्रीज रहती है, ठीक है, फ्लूइडिटी डिक्रीज करता है। जबकि अनसैचुरेटेड में क्या होता है कि डबल बॉन्ड लेयर होती है और इसका इस तरह का टेढ़ा मेढ़ा होता है, ठीक है, डबल बॉन्ड की वजह से थोड़ा सीधा नहीं, स्ट्रेट लीनियर नहीं रह पाता है और थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। इसकी वजह से इसमें तो इसकी वजह से आपका क्या होता है कि सही तरह से ये हिंडर करता है आपके इसमें हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन में, तो इसलिए आपकी फ्लूइडिटी को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। तो ये अनसैचुरेटेड आपकी फ्लूइडिटी को इंक्रीज करता है। इसका डायग्राम नहीं है इसलिए अब बता नहीं पाऊँगा, लेकिन ये इस तरीके से, जैसे कि आपका ये लिपिड होता है तो ये तो बढ़िया अलाइन हो रहा है, तो ये आपका सैचुरेटेड फैटी एसिड की बात हो रही है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इस तरह का लिपिड होता है, एक लेयर ऐसी होती है और एक लेयर ऐसे करके इस तरीके से चला जाएगा। अब अगर दूसरा लिपिड अगर इस तरह का है तो यहाँ तो हिंडर ही कर रहा है ना, ये तो बॉन्ड ही नहीं बनने दिया, अच्छे से अलाइन नहीं होने दिया, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन नहीं दिया, तो इस तरह का ये अनसैचुरेटेड हिंडर करता है, इसलिए आपकी फ्लूइडिटी आपकी क्या करते हैं, इंक्रीज करता है। लेंथ ऑफ फॉस्फोलिपिड, अब लेंथ ऑफ फॉस्फोलिपिड कैसे करता है कि देखो अगर फैटी एसिड की अगर चेंज अगर लंबी रहेगी तो आराम से अच्छे से इंटरेक्शन हो पाएंगे इसमें, है ना, मोर कॉम्पैक्ट इंटरेक्शन होगा हाइड्रोफोबिक, और अच्छा सा ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन की वजह से अच्छा सा अलाइन हो पाएगा। तो मोर स्पेस, ज़्यादा स्पेस है ना अलाइन होने का, इंटरेक्शन का ज़्यादा स्पेस है, इसलिए मोर स्पेस टू इंटरेक्ट, सो मोर कॉम्पैक्ट, तो मोर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनेगा और इसलिए फ्लूइडिटी इसकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर शॉर्ट अगर इसकी चेंज है, लेंथ ऑफ जो फॉस्फोलिपिड है इसकी जो शॉर्ट चेंज है फैटी से, तो लेस स्पेस है, स्पेस ही कम है भाई साहब, है ना, आपस में इंटरेक्शन का स्पेस ही कम है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन कम बनेगा, तो स्पेस कम है, लेस स्पेस टू इंटरेक्ट विद ईच अदर, ठीक है, ईच अदर कम स्पेस है, इसलिए इसमें फ्लूइडिटी ज़्यादा होती है, ठीक होता है। तो शॉर्टर लेंथ में
क्या होते हैं, फ्लूइडिटी ज़्यादा होती है और आपके इसमें कम होती हैं। चलिए आगे पता करते हैं। मेम्ब्रेन प्रोटीन जो बहुत बड़ा इसका कंपोनेंट है। मेम्ब्रेन प्रोटीन क्या है, इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द डायनेमिक प्रोसेस ऑफ मेम्ब्रेन। जितने भी डायनेमिक प्रोसेस है, मतलब आप बाहर से अंदर कोई मॉलिक्यूल्स का मूव करेगा तो उसमें प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स डायरेक्ट लिपिड लेयर से ऐसे आर पार क्रॉस हो सकते हैं डिफ्यूजन से, लेकिन जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स नहीं है, चार्ज है, ठीक है, तो वो कैसे जाएंगे, आयंस है, वो कैसे अंदर जाएंगे, तो उसमें प्रोटीन का बड़ा रोल है। इसलिए ये डायनेमिक प्रोसेस में बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल पार्ट है इसका, ठीक है। बात करते हैं दो तरह, आपका इसमें वैसे 3 तरह की होती है, लेकिन इसमें 2 तरह का हम बात कर लेते हैं, तीसरा हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। आपका ये है ओके, तो इसमें 2 तरह की मेम्ब्रेन प्रोटीन हो सकती है, आपका पेरिफेरल प्रोटीन है ना, और इंटीग्रल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन जो होते हैं ये आउटर साइड में होती हैं, ठीक है। पेरिफेरियल मैंने आपको यहाँ दिखाया ही था कि ये बाहर की साइड में होती हैं, जैसे कि आप ये टाइप जो देख रहे हैं ये पेरिफेरल प्रोटीन है, ये दे रखा है, ये पेरिफेरल प्रोटीन और ये इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है। तो अगर पेरिफेरल प्रोटीन को अगर आपको एक्सट्रैक्ट करना है, अगर मान लो आपको इसको निकालना है कि कौन कौन से प्रोटीन आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पेरिफेरल है, तो इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको वेरी हाई या लो आयनिक स्ट्रेंथ देना पड़ेगा, ठीक है। आयंस का आप या तो हाई या लो कर दो तो आप उससे भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो पेरिफेरल प्रोटीन को, क्योंकि काफ़ी लूजली अटैच होती है। नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन और स्टैटिक इंटरेक्शन से ये आपके लिपिड या प्रोटीन से बाइंड जो हाइड्रोफोबिक या हाइड्रोफिलिक जो आपका हेड ग्रुप है फॉस्फोलिपिड का, उससे बाइंड करती है, या लिपिड जो है उससे ये प्रोटीन है उससे बाइंड रहती हैं, ठीक है। तो इस वजह से इनको थोड़ी सी भी आप लो या हाई आयनिक स्ट्रेंथ देंगे तो इससे भी आप इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, या फिर आप एक्सट्रीम पीएच दे सकते हो। मान लो हाईली अगर थोड़ा सा बड़ा पेरिफेरल प्रोटीन है तो उसको थोड़ा सा पीएच में आप डिफरेंस करोगे, जिसमें आप बढ़ाओगे घटाओगे, जिसमें आप इसको आराम से पेरिफेरल प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो एक्चुअली में क्या करता है, जब आप आयनिक स्ट्रेंथ को थोड़ा सा डिपर करते हो, हाई या लो करते हो, तो ये ब्रेक करता है वीक नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन, जो आपके जो प्रोटीन और लिपिड के बीच में, या फिर ये जो नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन होते हैं किन किन के बीच में, प्रोटीन के बीच में, प्रोटीन के भाई जो इंटीग्रल प्रोटीन है या पेरिफेरल प्रोटीन है तो उसके साथ भी आपका बाइंड हो सकता है। तो ये प्रोटीन इंटरेक्शन को भी ये ब्रेक करता है आपका पीएच। और प्रोटीन और मेम्ब्रेन लिपिड, अब मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन के बीच में भी आपका जो नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन बनते हैं तो उनको भी ये आपका थोड़ी सी भी आप अगर आयनिक कंसंट्रेशन चेंज करोगे जिसमें आप ये आराम से ईजिली ब्रेक कर सकते हो। लेकिन इंटीग्रल प्रोटीन जो होता है इसमें थोड़ा सा काफ़ी इसको एक्सट्रैक्ट करना इजी नहीं है, ठीक है, इसको इजी नहीं है, ये थोड़ा काफ़ी मतलब इंटरेक्शन ज़्यादा होते हैं। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन इसमें ज़्यादा, क्योंकि ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होता है तो इसमें हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड लिपिड से इंटरेक्शन करते हैं और काफ़ी कॉम्पैक्ट दसे हुए होते हैं। तो इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको डिटर्जेंट यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर लो आयनिक कंसंट्रेशन दोगे एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर डिटर्जेंट या फिर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आपको यूज़ करना पड़ेगा अगर इनको आपको एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। और ये इंटीग्रल प्रोटीन जितने भी होते हैं सारे ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं, याद रखना, सारे ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं। ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं सेल के आउटर और इनर साइड में, ठीक है। और एक मतलब कैरियर का काम करते हैं, सारे चैनल, कैरियर, ट्रांसपोर्टर, ये सब इनके डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। और ये एम्पीपैथिक नेचर के होते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है।